हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और जो लेक्चर हैं वो सारे समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आप सभी के। ठीक है, जहाँ भी डाउट रहा करिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, लेक्चर देखा करिए, जहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दिया करिए वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, ये लेक्चर नंबर 9 है आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता की बात बोली गई है, तो प्रबलता मतलब बेसिकली आपसे बोलना चाह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड। आपसे कहना चाह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड किससे मापी जाती है? जो प्रबलता होती और तीव्रता अलग होता है, प्रबलता और तीव्रता में अंतर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीव्रता यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इंटेंसिटी से संबंधित। ठीक है, इंटेंसिटी से संबंधित। इसकी यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की? इसकी यूनिट ये होती है, ये भी याद रखिएगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर पूछा जाता है। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर ये साउंड की इंटेंसिटी की यूनिट होती है। बाकी अगर लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस होता है आपका डेसिबल। ठीक है, ये लाउडनेस आपका होता है डेसिबल। क्लियर? ये याद, जैसे कि हम देख कहते हैं ना कि हमें जो अच्छे सुनने की जो होती है 0 से 80 डेसिबल तक हम अच्छा सुन सकते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी 120 जैसे पूछा जाता है कि फैक्ट्री से आवाज़ होती है वो कितने डेसिबल की होती है, बाकी पेड़ की सरसराहट वो 15 से 20 डेसिबल की होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, चलिए। अच्छा, हर्ट्ज, हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इससे आते हैं कि हम कितने फ्रीक्वेंसी तक सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज तक। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इनके बीच में हम कहते हैं, ये इनके बीच में हम कहते हैं ऑडिबल। ठीक है, जब इनसे ज़्यादा हो जाए तो अल्ट्रासोनिक, इनसे कम हो जाए तो इंफ्रासोनिक। ये याद रखिएगा, हाथी इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आपके चमगादड़ इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चमगादड़ इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड से इसके हम डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, 1/टाइम पीरियड से भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। कार बैटरी की अगर हम बात करते हैं, कार बैटरी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है और इसका सूत्र PbSO4 है। पूछा गया कि किसका उपयोग आप करते हैं, किसमें आप, जो कार बैटरी होते हैं, किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4। मतलब क्वेश्चन ये सिंपल सा है, आपसे पूछना चाह रहा है किसका उपयोग आप करते हैं। बाकी ये ध्यान दीजिएगा, आपके लेड ऑक्साइड होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बेसिकली किसके साथ रिएक्शन करता है तो ये भी याद रखिए। अगर पूछ दे कि एसिड कौन सा होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड होती है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसे कहते हैं H2SO4 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एसिड ये होता है। तो ये क्या है? ये लेड सल्फाइड। क्या है? लेड सल्फाइड। याद रखिएगा, क्या है ये? लेड सल्फाइड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, ये लेड सल्फाइड है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। तो लेड सल्फाइड याद रखिएगा। लेड ऑक्साइड और आपका रिएक्शन किसके साथ होता है? H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो लेड सल्फाइड बनाता है, याद रखिए। ठीक है, और क्या बाहर निकलता है? H2O बाहर निकल जाता है। जो लेड के साथ सल्फाइड आपका SO4 जुड़ जाता है, सल्फेट, और इधर से आपका O जो है H2O के साथ जुड़ के वाटर बाहर निकाल देता है। ठीक है, आइए।
विद्युत पंखे की जो गति होती है वो होती है कैसी? विद्युत पंखे की जो गति होती है वो कैसी होती है? वृत्ताकार, सरल रेखीय, आवशिक, या फिर आपके ये सभी? बताइए गति कैसी होती है। ठीक है, ये आप बताइएगा कैसी गति होती है। ठीक है, ये हमारा थोड़ा टाइपिस्ट वाले बड़े समझदार है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसका जवाब दें। अब देखो पंखा जो है, जैसे ये पंखा है, ठीक है, इसकी जो पंख है, इसके जो पंख है वो क्या कर, वो सर्कुलर मोशन ही तो कर रहे हैं, वो एक एंगल से जुड़े हुए हैं, और ये क्या, ये पंख क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो विद्युत पंखे की बात आपसे बोला गया है, तो ये क्या है सर, ये वृत्ताकार गति कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन ये कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसे हम भुवन सोडा कहते हैं, या धावन सोडा, या कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉस्टिक सोडा या धावन सोडा। ठीक है, ये क्या एक क्षारीय लवण है। क्षारीय लवण मतलब बेसिक सॉल्ट है ये, और इसके बारे में मैं बता रखा हूं, जब भी बेसिक सॉल्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी बेसिक सॉल्ट होंगे, ये किससे मिलके बनेंगे? बेसिक सॉल्ट है तो स्ट्रांग बेस होगा हमेशा, तो स्ट्रांग बेस होगा। ठीक है, और वीक एसिड होगा, वीक एसिड होगा। है कौन सा? सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें कोई वीक पहले एसिड होगा, वीक एसिड होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और बेस कौन सा मजबूत होना चाहिए? NaOH होता है। जब ये मिलते हैं तो Na2CO3 का निर्माण कर देते हैं, Na2CO3 का ये निर्माण करते हैं। क्लियर है? आइए, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रांग बेस, वीक एसिड। स्ट्रांग बेस, बेस स्ट्रांग होना चाहिए, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक युवा पुरुष का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? ठीक है, आइए कुछ यहाँ फैक्ट भी बताएंगे। एक होता है सिस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? 120 mmHg। डायस्टोलिक का मतलब होता है 80 mmHg। प्रेशर कितना होता है? 120/80। ठीक है, 80/120 मत लिख देना, 120/80 mmHg। ठीक है, ये होता है आपका ब्लड प्रेशर कहा जाता है इसे। मापा किससे जाता है? स्फैग्मो मैनोमीटर से ये मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। स्फैग्मो मैनोमीटर से ये मापा जाता है आपका रक्तचाप जो होता है। आंसर क्या हो गया? ये हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? क्लियर? आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो सभी स्वपोषी जीवों को सही ढंग से समूहित करता है। सभी स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ्स जितने होते हैं, जो स्वपोषी हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा सही आपके ढंग से समूहित करता है? शैवाल, कुस्कुटा और ठीक है फलियां ना, काई, फिग, घटपड़ी नहीं। ठीक है, घास, शैवाल और वृक्ष, बिल्कुल सर यही सबसे सही है। घास और शैवाल जो होते हैं एल्गी होते हैं, इसको एल्गी कहते हैं, और ये आपके पता है प्लांट्स इसको कहते हैं। तो सबसे सही सुमेलित हमारा यही हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ग्रास, ग्रास से बम्बू क्या है? बांस। जो बांस होता है वो आपका क्या होता है? तो याद रखिएगा बांस एक आपका घास माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आइए।
दिए गए तापमान पर किसी गैस, द्रव या ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में होती है। मतलब आपका सॉलिड में अलग होगा, सॉलिड में अलग होगा, लिक्विड में अलग होगी और गैस में अलग होगा। ऐसा क्या हो सकता है? विद्युत ऊर्जा इसको पहले काट दो, स्टैटिक एनर्जी इसको काट दो, यांत्रिक ऊर्जा ना, हमें सबसे सही बैठ रहा गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा होता है गैस में ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड उससे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, क्योंकि सॉलिड में जो है जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो न के बराबर होता है, लिक्विड में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और गैसेज में ही आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेंडम मोशन होता है। ठीक है, रेंडम मोशन सबसे ज़्यादा आपको पता है, ये गैस में ही देखने को आपको मिलता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, कोई मान लो छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है, मतलब छोटा सा एकदम, जैसे मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, कहेगा काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी। तब के लिए एकदम तैयार रहो, प्रिपेयर रहो। ठीक है, आइए बताओ, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? ओके, पृथ्वी पर सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी की बात हो रही है और सबसे हल्का पदार्थ ही पूछ दिया गया है। एरोग्राफीन, एरोग्राइट, डायमंड या आपके कार्बाइन, बताइए सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है, ये पूछा गया आपसे, बताओ। चलिए देखते हैं। सबसे हल्के पदार्थ की जब भी बात करेंगे, एरोग्राफीन है ये आपका। ठीक है, एलोग्राफीन के नाम से जानते, एरोग्राफीन के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आपको पता है ये है स्टेपीज। कहाँ पे पाई जाती है? मध्य कान में, मध्य कान में पाई जाती है, जो आपके वाइब्रेशंस के साथ कान में आवाज पहुंचाने का भी काम करती है। ठीक है, तो भैया पूछा गया सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी की बात पूछे तो आपको पता है फीमर एक होती है, एक आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन आपसे जब सबसे बड़ी पूछेगा तो फीमर ही लगाएंगे। ठीक है, फीमर, और ये भी साथ ही साथ मजबूत भी होती है, मजबूत होती है। लेकिन अगर मजबूत भाग पूछ दे तब, अगर मजबूत भाग पूछ दे तब तब आपका होगा इनेमल, इसे दंत वल्क कहते हैं, इसे दंत वल्क के नाम से हम जानते हैं। पसलियों की बात करते हैं, पसलियां टोटल होती हैं 24, मतलब 12 × 2 जिसे कहते हैं 24। ठीक है, और सारी पसलियां किससे जुड़ी होती हैं, तो आप याद रखिएगा स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। ठीक है, स्टर्नम से ये सारी पसलियां आपकी जुड़ी होती हैं, जो ये बीच में हड्डी होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 12 × 2 = 24 तो ठीक है, टोटली आपके 24 हो गए। अब मेरा थोड़ा ये बताइए सर, एक से जो 7 जोड़े होते हैं उन्हें ट्रू रिप्स कहते हैं, ट्रू पसली कहते हैं, मतलब सत्य पसली कहा जाता है। 8 से 10 वाले फॉल्स पसली होते हैं, 11 से 12 वाले फ्लोटिंग वाले होते हैं, तैरने वाले पसली होते हैं। ठीक है, ये फ्लोटिंग वाले होते हैं, ये तैरने वाले होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर, क्लियर, आइए। अब ये कूल्हे की हड्डी जो होती है बेसिकली इसको कहते हैं कॉक्सल बोन, कॉक्सल बोन के नाम से जान देते हैं। ठीक है, 4 आर्म में अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है इसमें रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां आपको इसमें देखने को मिल जाती है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, चलो देखते हैं। एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, किलोग्राम, मास, भैया mg तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, mg ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, बचा मोल। अब क्या है इसको भैया, इसको लिखते हैं मोल लिखते हैं, और किसका है?
ठीक है, कैसे मोल कहा जाता है। ये किसकी यूनिट होती है, तो सर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है, जिसे कहते हैं हम लोग पदार्थ की मात्रा के नाम से जानते हैं, पदार्थ की मात्रा के नाम से इसे हम जानते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से किस लवण मतलब सॉल्ट में क्रिस्टली कलर जल नहीं होता, मतलब जिसमें वाटर नहीं पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किसमें वाटर नहीं पाया जाता, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबके पहले फॉर्मूले लिख दिया जाए। ठीक है, पहले फॉर्मूले लिख दिए जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा, Na2CO3, लेकिन इसके आगे लगा रहा था 10H2O मतलब 10 मोल। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। तो भैया देखो सबसे पहले तो क्लियर हो गया किसमें नहीं है, तो किसमें नहीं है आपको ये क्लियर हो गया कि खाने के सोडा में कहीं भी क्या है, क्रिस्टली कलर्ड जल नहीं पाया जाता है, क्योंकि याद देखिए सब में आपका जल है, लेकिन इसमें कहीं भी जल की मात्रा नहीं है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से हम जानते हैं। कोई समस्या? ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। किसी वस्तु का जड़त्व वस्तु को करने के लिए डैश प्रेरित करता है, बताओ। किसी भी वस्तु का जड़त्व बेसिकली पूछा गया होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक फुटबॉल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक फुटबॉल है। जब तक इस पे आप पैर नहीं मारोगे, जब तक इस पे आप पैर नहीं मारोगे, ठीक है, जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक ये फुटबॉल हिलेगा क्या? बहुत तेज हवा आएगी तब हिलेगा, या अगर नॉर्मल अगर आप फुटबॉल रखे हो तो हिलेगा क्या? ये पेन है, अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं तो ये पड़ा रहेगा जब तक मैं उसको उठाऊंगा नहीं। मतलब सिंपली घनत्व जो आपका ये जड़त्व तो क्या होता है, जिसे इनर्शिया कहते हैं, इंग्लिश में लिख लो इसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया होता क्या है कि किसी भी वस्तु का अपने फेज में ही रहना, अपने मतलब कह सकते हो कि जिस अवस्था में वो है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। चाहे अब वो चल रहा है तो वो चलते रहना चाहता है, चाहे वो रुका हुआ है तो वो रुके फेज में होना चाहता है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई न करिए, जब तक आप बाहरी बल उस पर अप्लाई न करिए। तो अगर ऐसे देखें ऑप्शन के हिसाब से तो ये सिंपल सी बात है, अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करना ही क्या होता है, तो यह इनर्शिया होता है। मतलब वो चाहता है मैं स्थिर हूं तो स्थिर रहूं, मैं मूव कर रहा हूं तो मूव रहूं, यही होता है इनर्शिया। सिंपल सी बात है, इसी कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, आइए। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? बिल्कुल याद रखिएगा, जब सबसे छोटी हड्डी स्टेपीस थी, कान की हड्डी थी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो, सॉरी सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होगी? वो वही मांसपेशी होगी जो स्टेपीस के पास होगी। ठीक है, तो आंसर कोई दिख रहा? स्टेपेडियस, स्टेपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है, याद रखिएगा स्टेपेडियस के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है। अच्छा, समुद्र में हरे पौधे मछली को सांस लेने के लिए कैसे मदद करते हैं, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, हरे पौधे कैसे सांस लेने में मदद करते हैं ये बताइए आप। बताओ भाई। वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भैया ये थोड़ी ना सांस लेने में मदद करे, काट दो इसको। वे एक साथ ऑक्सीजन कार्बन दोनों छोड़ते हैं, वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बताइए। बताओ भाई। समुद्र में जो हरे पौधे होते हैं वो मछली को सांस लेने में कैसे मदद करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सोचिए, सोच के जवाब दीजिए, लेकिन दीजिए, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
सिंपल सी बात समझिएगा, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे आपके जितने भी आपके देखने को मिलेंगे हरे पौधे, ये आपको पता है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, नहीं पता तो ऐसे समझिए, जैसे मान लो अगर हम बात करें, आप CO2 लेते हैं, H2O है आपके पास, आप क्या बनाएंगे, आप ग्लूकोज बनाते थे, ठीक है, ऑक्सीजन बनाते थे और H2O बनाते थे, तो क्या निकाल रहे हैं, ये ऑक्सीजन आपका रिलीज करे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, रेटिना में जो मौजूद कौन सी कोशिका तेज और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना। अब यहाँ पे देखिए दो चीज समझिएगा, जब भी बात आती है तो दो प्रकार की कोशिकाओं की बात करते हैं, एक करते हैं कोन जिसे हम कहते हैं शंकु, एक होता है रॉड जिसे हम कहते हैं सल्क या छड़नुमा कैसे, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग छड़नुमा, ठीक है। इसके नाम से समझिए, कोन, कोन माने ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। रॉड, आर से रॉड, ये रात के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब नाइट, मतलब ये जो आप, अब इससे ये समझ में आता है कि जब विटामिन ए की कमी होती है, ठीक है, तो हमारे किस सेल में दिक्कत होती है, हमारे रॉड कोशिकाओं में दिक्कत होती है। जब भी विटामिन ए की कमी होती है, हमारे रॉड कोशिकाओं में दिक्कत होती है, जिससे हमें रात में दिखता नहीं है, हम कहते हैं रतौंधी, उसी को कहा जाता है, ठीक है, उसी को रतौंधी बोलते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, शंकु या शंकु के आकार की कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा गया है रंग संवेदना, तो आपका कौन सेल्स आपके रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आइए, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है, बताइए, मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है। भैया देखो, मैंने बता रखा है, ऑप्शन में अगर ये आए तो ये लगाओ, नहीं तो ये लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे फॉरेन हाइट पूछा गया है, तो ऑप्शन में अगर ये रहे तो ये लगाओ, न रहे तो ये लगाओ, ठीक है। अब दोनों ऑप्शन आपके पास है, अब जो आपके सटीक बैठ रहा है 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा और अगर आपसे घुमा दे और आपसे ये कह दे, आपसे ये कह दे कि ये बताओ कि केल्विन में कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, तब उस केस में क्या करोगे, 273 में 37 जोड़ दोगे, 310 डिग्री केल्विन, तब ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही पूछे आंसर आपको पता होना चाहिए। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है, पहले इंसुलिन निकलता कहाँ से, अब तो ये आपको रट गया होगा, पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लेंगरहेंस, जिसे कहते हैं लेंगरहेंस की द्वीपिका के बीटा सेल से। ये करता क्या है, जो आप ग्लूकोज लेते हो, ग्लूकोज को भेजता है ग्लाइकोजन में, और कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, इसकी मदद से, इंसुलिन की मदद से ये ग्लूकोज आपका जाता है किसमें, ग्लाइकोजन में बदलता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ग्लूकोज ग्लाइकोजन में आपका जाता है, ये याद रखिएगा, तो किसमें, मधुमेह, ठीक है, मधुमेह, क्लियर। चलो आगे बढ़े, आइए, टीबी, टीबी एक आपको याद रखिएगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है, इससे होता है भैया, कौन बताएगा, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलाई, ठीक है। आपको पता है कैंसर की अगर हम बात करें, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स को देखने से ये मिलता है, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया किससे मिलता है, चाहे आपके विटामिन B9 की कमी हो जाए, B9 की हो जाए, या कहते हैं ना हीमोग्लोबिन की हो जाए, या RBC की हो जाए,
इन सब की कमी अगर होगी तो भैया याद रखो आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, रक्ताल्पता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक। जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं, वो कौन से हैं भैया? बहुत खतरनाक है, ये आपकी जान तक ले सकते हैं, आपको अपंग बना सकते हैं, मतलब पैरालाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग का संतुलन खत्म कर सकते हैं। तो ये बताओ, ये कौन सा ऐसा आपको देखने को मिलता है जीवाणु, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो इन सब के लिए कारीगर है? अकेला काफी है भैया सब नुकसान पहुंचाने के लिए। इसेरिचिया कोलाई तो नहीं है। अब ये जो देखो, पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है, जो ये ई कोलाई है, इसेरिचिया कोलाई, ये इसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं, इसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंत में पाई जाती है, ये आंत में पाई जाती है और डाइजेशन में मदद करती है। ठीक है, तो इसको हटा दो। ठीक है, साल्मोनेला ना, हाँ, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलाइनम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलाइनम। ठीक है, याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलाइनम। बेसिकली जो बीमारी होती है बॉटुलिज्म के नाम से जानते हैं, उस बीमारी को हम कह देते हैं भैया बॉटुलिज्म। ठीक है, बॉटुलिज्म के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, बॉटुलिज्म के नाम से उसे हम जानते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, बताओ भाई, विष विज्ञान। अब देखो, इसको हिंदी में कहे ना टॉक्सिकोलॉजी को विष विज्ञान। अब बताओ, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं करके आ पाओगे? तो बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, आइए, जीवाणु, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, विषाणु, विषाणु, वायरोलॉजी। अब देखो, अगर हम बात करें जो डिजीज के जो रोग हैं, तो पैथोलॉजी कहते हो ना, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन कह देते हो। ठीक है, पैथोलॉजी। अब बचा विष, टॉक्सिकोलॉजी के नाम से इसे आप जानते हो। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के नाम से आप जानते हो। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर डैश में डैश की कमी हो तो उसे एनीमिक कहा जाता है। अभी उन्होंने बताया था कि एनीमिक मतलब जो इसे एनीमिया कहते हैं, ठीक है, रक्ताल्पता कहते हैं। उसमें हमने बोला था विटामिन बी 9, बी 9 का मतलब, ये बार बार लगे, बी 9 का मतलब होता है फोलिक एसिड। ठीक है, अच्छा, या इसे कह दो आप कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब ये भी कह सकते हो कि आयरन की कमी हो गई। ठीक है, ये ध्यान देना, फोलिक एसिड, इसीलिए आयरन का टेबलेट देते हैं। या आरबीसी की कमी हो गई। अब तीनों में से जो आपको मिले लगा दिया करो। ठीक है, यहाँ पे यही दिख रहा है, लगा दो। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, लगा दो, लाल लाल रक्त कणिका। अब जब तक विटामिन बी 9 नहीं दिया होगा तब आप तक रक्ताल्पता नहीं लगा सकते। कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज और याद रखिए, तीन तरह की एनीमिया होती है। पहला, माइल्ड एनीमिया। ठीक है, पहला माइल्ड, दूसरा परनीसियस एनीमिया, और तीसरा मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, तीन तरह की एनीमिया होती है। ये भी पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? देखो, सल्फर, तांबा, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। ठीक है, आइए भैया, मैं तो भैया इनके टाइपिंग से परेशान हूं। आ जाओ, तांबा। ठीक है, अब इधर आइए, चलिए समझिएगा, कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे बढ़िया तो भैया सिल्वर, सिल्वर का नाम सुने होंगे, मतलब जो हम इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो उसमें सबसे बढ़िया तो सिल्वर है, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ना यूज़ करके हम क्या कर देते हैं, हम तांबा का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों अच्छा सुचालक है? क्योंकि इसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, आइए, अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है?
कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया है, बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? चलिए देखते हैं। जब भी कैल्शियम ऑक्साइड की बात आती है, ठीक है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड की बात आती है तो हमें तुरंत दिमाग आना चाहिए कि सर इसी को हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम या फिर बर्न्ट लाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, बर्न्ट लाइम के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल सर, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे हम बर्न्ट BURNT, ठीक है, BURNT, और क्विक लाइम के नाम से इसे जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आइए, क्षार जिसे हम बेस कहते हैं सार्वत्रिक सूचकों रंग में से एक है। आइए पहले देखते हैं कि होता क्या है। ये सब होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की यहाँ बात हो रही है, बनता किससे है? ठीक है, लाइकेन से बनता है ये, याद रखिएगा, लिटमस पेपर लाइकेन से बनता है, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम एक बात करते हैं। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ब्लू रेड में जा रहा है, मतलब जो चेक कर रहे हो क्या है, एसिड है। एक तरीका होता है, रेड ब्लू में जा रहा है तो ये बेस है, ठीक है। ये मतलब ध्यान देना है कि जो ब्लू है रेड में जा रहा है, रेड मतलब खतरनाक हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सर एसिड है, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, ये है आपका क्षार हो जा रहा है। अब देखिए, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग डैश के बदलता है, तो भैया क्या है, क्षार किसे बदल देगा, आपका नीला बदल देगा। क्षार किसे बदल देगा, नीला में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नाड़ी की जो धड़कन होती है, जो पल्स बीट आप देखते हो, ठीक है, ये पल्स बीट 72 होती है, जो हमारे हार्ट की होती है वही हमारे नाड़ी की होती है, लिख देता हूँ। पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों 72 होती है, ठीक है। ये किससे मापी जाती है, धमनी से मापी जाती है, ठीक है। अब कौन कौन से धमनी, पहला तो होता है रेडियल धमनी, रेडियल धमनी हो गया। दूसरा कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी, ठीक है। तीसरा जो आपके बाहु की होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेकवे धमनी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये दो आपके पेपर में आता है। रेडियल धमनी क्या होती है, जो आपकी कलाई वाली, ठीक है। कैरोटिड आपके गर्दन वाली, याद रखिएगा, दो ये पूछा जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ का प्रेशर ये मापा जाता है आपका, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाड़ी की धड़कन जो आपकी हार्ट की बीट होती है दोनों बराबर होता है, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। एंजाइम क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि आप खाना खा रहे हो, और अगर आपके पास अगर एंजाइम ना हो, आप खाना खा रहे हो एंजाइम ना हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो खाना है आपका कन्वर्ट नहीं हो, पता है। जब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, और जब आप खाना खा रहे हो आपके शरीर में एंजाइम ही नहीं है, तो क्या पाचन होगा, बहुत धीमे धीमे, पता ही नहीं कब तक होगा। ऐसे पाचन हो जाता है कि नहीं, आपके मुंह में जो है भैया, पता चला कि जो माल्टेज होता ही है, ठीक है, पहले तो ट्रिप्सिन रहेगा, ट्रिप्सिन तोड़ेगा, फिर माल्टेज मिलेगा, माल्टोज में तोड़ेगा, वो सारी प्रक्रिया होती रहती है, फिर पेट में हमारे पेप्सिन है, रेनिन है, ये सारे काम कर रही है, एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जटिल जैविक पदार्थों को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स जो बायोकेमिकल्स हैं उनको सरल में, सिंपल वन में तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। कठिन को सरल में तोड़ने का काम ये करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो बताइए मुझे।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। जो रिगेलमेन स्केल होता है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, जो रिगेलमेन स्केल होता है वो किसके घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, धुआं को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, धुआं को मापने में ये प्रयोग किया जाता है रिगेलमेन स्केल। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, धुआं को मापने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आइए। केले में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होता है? ये याद रखिएगा, जो केले में होता है सबसे ज़्यादा आपको यही पाया जाता है, और जिसको वोमिटिंग की दिक्कत होती है वो भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटेशियम की कमी की वजह से ही बेसिकली बोला जाता है कि वोमिटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो भैया आपको पता है पोटेशियम। क्या चीज़? पोटेशियम की वजह से। ठीक, राइबोफ्लोविन की बात अगर करें हम, तो आप पता है राइबोफ्लोविन मतलब आपका विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, ये याद रखिएगा। ठीक है, रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है, मतलब ये ऐसा एरिया होता है आपके रेटिना में, एक गड्ढानुमा संरचना होती है जहाँ पे सबसे क्लियर विजन आपको देखने को मिलता है। ये रेटिना का ये हिस्सा होता है, बताइए कौन सा है? बताइए। कचाव पिंड, अंधविंड, कोरोइड या गर्तिका? तो बिल्कुल इसे कहते हैं गर्तिका। गर्तिका आपके रेटिना में एक गड्ढानुमा संरचना होता है जहाँ पे आपको विजन एकदम क्लियर दिखता है, और रेटिना वही भाग है जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा आपको देखने को मिलता है इमेज। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है? रक्त के थक्के की जब भी बात आएगी तो आप सबसे पहले कैल्शियम लिखेंगे, और अगर ऐसे लिखे सेल्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की बात लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे तो विटामिन के की बात लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो क्रिसमस फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, क्रिसमस फैक्टर लिखेंगे। इन चारों में से अगर कोई भी संबंधित आपसे कहीं से पूछे तो इसका जवाब आप ये लिखेंगे, क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे आपके सामने हैं। तो विटामिन के, जिसे हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, जिसे कहते हैं फाइलोक्विनोन या नेप्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल या सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। इसे कहते हैं सी को एक्सकॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, विटामिन ए, इसे रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। ये सारे नाम आप याद रखिएगा। ठीक, ओके। कौन सा यौगिक समूह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा? बताओ, लाल को नीला इनमें से कौन कर देगा, बताइएगा। लाल को नीला मतलब जो बेस होगा वही करेगा। ठीक है, तो ये एसिड, ये तो सिरका है, इसको काट दो पहले ही। अम्ल है, ये काट दो, क्योंकि लाल को नीले की बात हो रही है। एसिटिक अम्ल, इसको काट दो। अब यहाँ देख लो आप, बेकिंग सोडा NaSCO3, विरंजक क्लोरोफॉर्म जिसे आप कहते हो बेसिकली। ठीक है, या इसको अगर देखा जाए तो आप इसको ये बोल देते हो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल भाई Na2CO3, ये है ही। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, अब यहाँ पे बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, NaSCO3। अब ये क्या करेंगे, तीनों आपके एसिड को क्या करेंगे, मतलब जो रेड को आपके ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही पता लगाना था, ब्लू में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि वो बेस होगा। ठीक है, और बेस होने का मतलब है कि एसिड वाला काट देना। बताइए, ये हो गया? ठीक है भाई। पौधे की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाला जल हानि को क्या कहा जाता है? आपको पता है, बताइए। क्या कहा जाता है, जो जल की हानि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताइएगा। बताओ भाई। बताओ भाई, अभी ये तो जवाब दे दो भाई, ये तो जवाब दे दो यार, बताइए।
बताओ। चलो बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने कई बार बोला है, होता क्या है, पत्तियों के ऊपर देखो अगर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा आपको देखने को मिलते हैं, वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए। मछली के लीवर ऑयल जो होता है उसमें होता है प्रचुर मात्रा में, हमने आपको बता रखा था, विटामिन डी और विटामिन ए। तो यहाँ पे भी देख लो, सबसे नंबर एक पे होता है विटामिन डी, देन आपका नंबर आता है किसका, विटामिन ए का। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो फिश लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा हो, इसीलिए बच्चों में उसका इस्तेमाल करते हो आप। ठीक है, फिर विटामिन ए की मात्रा होती है। ठीक है, आइए। CS3 CO CS3 का IUPAC नाम क्या है, बताइए। CS3 CO CS3, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप देखो, अब ये CO CS3, तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप खोजना है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा कि सर ये देखो, ये कौन सा है, सर ये ओन ग्रुप है, मतलब कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ओन है मतलब ओन होना चाहिए, तो एसीटोन हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। कितने कार्बन है, एक दो तीन कार्बन, तीन कार्बन को हम कहते हैं प्रोपनोन, प्रोपानोन कहते हैं इसे। कौन सा होगा, प्रोपेनॉन। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, प्रोपेनॉन। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में से बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है, बताइए। बोरेक्स का सही संगठन इनमें से क्या है, जल्दी से मुझे बताइएगा, बताइए सभी के सभी। बताओ भैया, बोरेक्स का सही संगठन क्या होता है। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। Na2B4O7-10H2O। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो जब तक आप इसका फॉर्मूला नहीं जानोगे आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता, लेकिन एलिमेंट पता होना चाहिए हमेशा। Na2B4O7, ठीक है, .10H2O। ऐसे देखो, इसमें सोडियम है, बिल्कुल सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। सर सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सर ये नहीं है, ये काट दो पहले। ठीक है, पोटेशियम कहीं नहीं है। ठीक है, मैग्नीशियम कहीं नहीं है। अब देखते हैं सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया, हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, आइए। भाप अंगार गैस, जिसे वाटर गैस के नाम से आप जानते हो, जिसे आप वाटर गैस के नाम से जानते हो, ये किसका मिश्रण होता है, वाटर गैस, बताइए। क्या होता है कि कोक के ऊपर से वाटर आपका भेजा जाता है। ठीक है, वाटर वेपर्स भेजे जाते हैं जो कि CO+H2 का निर्माण करता है, और यही कहते हैं वाटर गैस। तो CO+H2 किस में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, CO+H2 की बात आती है, सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब ये बनेगा तो CO इसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ ले, CO+H2 इज द करेक्ट आंसर। ये थे आज के आपके प्रश्न। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छी अच्छी लगी हुई क्लास, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मस्त रहो, मजे में रहो, खूब रहो। बाय बाय।